इलेक्शन जब भी होना है इमरान खान का इलेक्शन, और बाकी पार्टियां तो खत्म हो गई। वाई इमरान खान इज सो पॉपुलर? बिकॉज इमरान खान का हाथ लोगों की नब्ज पे, जो शहबाज शरीफ साहब ने लेटने का रिकॉर्ड कायम किया है, बिलावल चाह के भी इस हद तक नहीं जा सकते। ये एजेंडा कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे के मुखालिफ हो जाएं, ये एंटी पाकिस्तान एजेंडा है। को गवर्नर आज लगता नजर आ रहा है केपी में। ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी अली अमीन गंडापुर के लिए, बहुत बड़ा लीडर बन जाएगा। उसे तो दुआ करनी चाहिए कि लगा दें। खान जो है वो जेल से बैठ के रूल कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वो जेल से बैठ के रूल करना चाहेंगे और वाकई बाहर आना चाहते हैं? क्यों नहीं? इमरान खान को माफिया तो नहीं चला रहे, पोलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, उन्हें बाहर आना है, वज़ीर आज़म बनना है, बाहर ही आना चाहते हैं। इसको किसी सूरत सपोर्ट नहीं किया जा सकता। जो भी है वो कहते हैं ना, यू विल हैव एन आर्मी इन अ कंट्री, इफ इट्स नॉट योर्स इट विल बी एनिमीज। नाज़रीन, आज के स्पेशल एपिसोड के साथ हसन नकवी हाज़िर खिदमत है और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी साहब, जो कि पीटीआई के दौर में जो है वो आप कह सकते हैं कि फेस ऑफ पीटीआई थे और हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं, हमारे दोस्त हैं करीबी। फाबिक, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप सुनाइए। बेहतरीन। फाबिक, कल एक अमेंडमेंट हुई है जिसमें आर्मी चीफ जो है उनके टेन्योर को 3 साल से 5 साल के लिए कर दिया गया है और हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी तादाद जो है वो 17 से 34 कर दी गई है। इसी तरह हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी ज़्यादा कर दी गई है। माजी में हमने देखा कि जब जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन का टाइम था तो आप लोग गवर्नमेंट में थे, तो उस वक्त आपने भी और दीगर लोगों ने भी डिफेंड किया था कि जी इस वक्त हालात ऐसे हैं कि हमें करना पड़ेगा। लेकिन आज वो मेरी नज़र से आपकी एक स्टेटमेंट गुजरी जिसमें आप कह रहे थे कि अगर ये इस तरह टेन्योर बढ़ाना था तो ये आप खिलाफत या कोई इस तरह की बात वी न्यूज़ पे मैं देखी एक पोस्ट। तो एक तो आप कैसे देखते हैं आप? नहीं, सिटिंग आर्मी चीफ को तो बंदा यही कहता है कि एक्सटेंशन होनी चाहिए। चलिए ठीक हो गया, तो बात की बातें होती। नहीं आपके ख्याल में ये डिसीजंस जो बाकी हैं आप कैसे देखते हैं? आप खुद बात करते रहे इसके जुडिशियल रिफॉर्म्स की, अभी हमने देखा कि जुडिशियल रिफॉर्म तो ये नहीं है, नहीं 26 अमेंडमेंट आई, हमने देखा कि वो उसमें कुछ ये कर दिया गया कि सीनियरिटी को जो है वो साइड पे सेट असाइड कर दिया गया कि अब जो होगा वो जो टॉप जजेस होंगे उनमें से डिसाइड करेगी गवर्नमेंट जो होगी। एक तो आपको लगता है कि मुनीब अख्तर साहब को या जस्टिस मंजूर अली शाह साहब को, जैसे आर्मी में या दीगर इदारों में रूल है कि अगर फ़र्ज़ करें आप एक कैंडिडेट हैं आर्मी चीफ के लिए और जो दीगर सीनियर लोग हैं जब वो नहीं इलेक्ट हो बन पाते तो वो खुद रिज़ाइन कर देते हैं, क्या आपको लगता है कि उनको रिज़ाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, जुडिशरी में ये होता नहीं है। ओके, क्योंकि फ़र्क है। जुडिशरी में जो चीफ जस्टिस है इज़ फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। ओके, फौज में जो है आर्मी चीफ इज़ द फर्स्ट, सो वहाँ से फिर लाइन शुरू होती है। लेकिन जुडिशरी के अंदर तो ये सारे इक्वल हैं अपने उसमें, ऐसा उनका स्टेटस और वो फ़र्क नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनको बिल्कुल रिज़ाइन नहीं करना चाहिए। चंद ही आज़ाद जजेस बचे हैं और उनमें मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब शामिल हैं, अतर मिनल्ला साहब शामिल हैं, ये लोग शामिल हैं। इन लोगों को जहाँ मौका मिले रेजिस्ट करना चाहिए, अब इंसानी हकूक़ के लिए खड़ा होना चाहिए। और यही वो लोग हैं जिनसे कुछ उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान में जो थोड़ा बहुत सिम्बलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो रहेगा और इनको इदारे के अंदर रह के रेजिस्टेंस करनी चाहिए। फवाद भाई, हमने माजी करीब में देखा हमें जुडिशरी में डिवाइड नज़र आई, ग्रुप्स ऐसे नज़र आते हैं, अब तो हमें देख के पता लग जाता है बेंच के कौन सा फैसला क्या आएगा। तो आपको ख्याल में ये जुडिशरी के अंदर जो डिवाइड है इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है? जुडिशरी में तो डिवाइड रहनी चाहिए, रहनी चाहिए। इफ्तिखार चौधरी टाइप कोर्ट तो नहीं होनी चाहिए कि 13 सिफर और ये वो। डाइवर्सिटी जो है वो जुडिशरी में तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो तो एक इंटेलेक्चुअल काम कर रहे होते हैं और इंटेलेक्चुअल काम में तो डाइवर्सिटी चाहिए होती है ना, एक काम तो नहीं चाहिए होता। तो इसलिए ये जो मामला है वो यही है कि जिस तरीके से मैं ये समझता हूँ कि जो डिवीजन है वो तो इस सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट्स में इम्पॉर्टेंट है कि वो रहे। आपको 27th अमेंडमेंट की बातें हो रही हैं, आपको कोई ऐसी अमेंडमेंट्स और आती नजर आ रही हैं? अभी भी ज़रूरत है? तो ऐसे नहीं है, लेकिन कहते वो आप फैसल वाडा साहब कहते हैं ना कि 27वीं की ज़रूरत पड़ेगी, 28वीं की ज़रूरत पड़ेगी, 29 सब आएंगी। बस सीधा एक ही, मैं तो पहले भी कहा है कि एक ही दियो बस करें, बस ये फारग करें काम सारा। दूसरे फवाद भाई ये बताइएगा, अब हमें पीटीआई के अंदर थोड़ी डिवाइड नज़र आ रही है, कोई लीडरशिप के थोड़ी, चलो यही बात करने लगा। आपके ख्याल में कोई ग्रुप बंदी तो काफ़ी ज़्यादा है, ये अलीमा खान साहबा के पास जा रही है पार्टी या इमरान साहब की पार्टियों में रहती है डिवीजन? इस तरह तो पीपल्स पार्टी में क्या डिवीजन नहीं है? बिलावल भुट्टो का अपना ग्रुप नहीं है, जरदारी साहब का अपना नहीं है, फरियाल तालपुर का अपना नहीं है, और वो नीचे चले जाओ तो लेकिन आपकी पार्टी को पूरा हाईजैक कर लिया वुकला ने। आप खुद भी वकील हैं, बुरा नहीं आपने माना, लेकिन ये बाकी ये आगे थे लॉयर सारे, आपके भाई इतने ज़्यादा केसेस लड़ते हैं। फैसल चौधरी साहब, हमने खुद देखा कि वो बुरे वक्त में भी खान साहब के साथ बिल्कुल खड़े रहे, दीवार की तरह आपके साथ भी खड़े रहे,
उनके साथ कर लिया गया। अभी हमें देखा कि उनको सेट असाइड कर दिया गया है। ये आपके जो वो तो वापस आ गया ना, वापस आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन आप ये देखें ना कि वो जो लोग हैं, ये फैसले कहाँ पे हो रहे हैं? नहीं वो तो देखो ना, सिंपल बात है, पाकिस्तान में जिस तरह से 80s में पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया और नए ग्रुप्स क्रिएट किए गए, उसी तरीके से या कोशिश की गई, उसी तरीके से पीटीआई को ख़त्म किया गया और नई लीडरशिप जो है वो बनाई गई। सो इससे जो है वो मैं समझता हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ता, और जो ग्रुप्स भी बनेंगे, जो भी आएंगे, अल्टीमेट जो समझिए कि कंसेंसस है वो तो इमरान खान पे है ना। तो जब इमरान खान फैसला कर देंगे या बाहर आ जाएंगे तो बाकी छोटी मोटी ग्रुप बंदी चलती रहेगी। जनरल फैज़ हमीद साहब के अब कोर्ट मार्शल का ट्रायल चल रहा है और उनके बारे में बातें की जा रही हैं। अगर वो फर्ज करें खान साहब के ऊपर कोई वादा गवाह बन जाते हैं या कोई ऐसा मामला होता है, तो आपको खान साहब जेल से बाहर आते नजर आ रहे हैं कोई आने वाले कुछ अरसे में? खान साहब के कौन से कोई केसेस जो हैं वो कोई ऐसे हैं कि जिसके ऊपर कोई लीगल कोई केस है, सुलह होगी तो बाहर आ जाएंगे, नहीं लेकिन 9 होगी मई के अंदर फवाद भाई, अगर एक मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था, 9 मई का वाकया हुआ जिसकी वजह से आपकी पार्टी को काफ़ी सेटबैक फेस करना पड़ा, आपके बहुत सारे लीडर्स पकड़े गए। एक तो आप 9 मई का जिम्मेदार किसको समझते हैं? दूसरे ये बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि आधे राजा टाइप या ये हैदर मेरी साहब जैसे लोग हैं जो कि स्टेटमेंट सही देते हैं, जिन्होंने लोगों के जज्बात को उभारा, और हमें याद है कि उन्होंने वीलॉग्स में जाके कह दिया था कि आप जो चढ़ दौड़े हैं, आर्मी के बड़े ऑफिसर्स के एड्रेस तक उन्होंने दे दिए थे। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे जो लोग हैं जिसका एजेंडा को, उनका एजेंडा कुछ और होगा, जो भी होगा एंटी स्टेट एजेंडा अगर है, तो आपका क्या राय है इसमें? उनका एजेंडा तो पैसे बनाना है, जी ठीक वो होगा, तो पैसे ही बना रहे हैं। देखिए मसला है जो, लेकिन आपकी पार्टी से एसोसिएट करती है ना फवाद भाई अपने आप से। मैं बिल्कुल आपसे इस बात पे एग्री करता हूँ। हमारा जो सबसे बड़ा फेलियर है ना इस वक्त इस डोमेन में, वो ये है कि जो फ़ौज मुखालिफ अकाउंट्स हैं, पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट्स हैं, हमारे लोग उससे डिसोसिएट उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह से होना चाहिए। ठीक है। और जब भी मेरी खान साहब से मुलाकात होगी, मेरी पहली बात ही उनसे ये होगी कि खुदा के लिए एक क्लियर मैसेज दें कि इन लोगों का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सारे लोग जो हैं, ये एक अपील, वो एक तो रोज़ अपील दे देता है कि जी मैं फलाने के ख़िलाफ़ मैंने केस करना है, मुझे वकीलों के लिए पैसे चाहिए। अब तो 3 हफ्ते हो गए, मैं तो फ़िक्र में हूँ कि पता नहीं बेचारे का घर कैसे चल रहा है। ये जो लोग हैं, ये देखें, ये, और मैं ये भी, मुझे नहीं पता, सच्ची बात है, एजेंसीज ऐसे काम नहीं करती हैं कि वो फ़ोन उठा के कहें कि कल से आपकी तनख्वाह शुरू है तो आपको जाओ। ये भी नहीं मुझे पता कि इन लोगों को भी पता है कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, ये एजेंडा क्या हो रहा है। बट फॉर श्योर ये एजेंडा कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे के मुखालिफ हो जाएं, ये एंटी पाकिस्तान एजेंडा है। इसको किसी सूरत सपोर्ट नहीं किया जा सकता। जो भी है वो कहते हैं ना, यू विल हैव एन आर्मी इन अ कंट्री, इफ़ इट्स नॉट योर्स इट विल बी एनिमीज। अच्छा, ये माजी में हमने देखा पीपल्स पार्टी भी एंटी स्टैब्लिशमेंट है, आप पीपल्स पार्टी के करीब रहे एक दौर में, पीपल्स पार्टी ने भी एंटी स्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स की। हमने एक हद तक, हम बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो भी फ़ौज के किरदार के, सियासत के अंदर किरदार के एक मुखालिफ रहे हैं कि उनकी बहुत सारी चीज़ों में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि पीटीआई इस नहज पे ले गई है कि अवाम अब फ़ौज से नफरत की एक फिजा बनाई? कुछ 2-2 टके के लोग बाहर बैठ के वो यहाँ पे फ़ौज को और ये जो है वो गालियाँ निकालते हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं और भी ज़राए से मिल रहे हैं, तो उसका अल्टरनेटिव नैरेटिव। एक जो मेजर प्रॉब्लम है ना, जो आपको एडवांटेज है, मुझे एडवांटेज है, और ये लोग, हम लोग जो सालों से कर रहे हैं ना, हम लोग तो मीडिया, अब हमें थोड़ा इसका एडवांटेज मिल जाता है। हमें पता है सोशल मीडिया के ऊपर नैरेटिव्स बनते कैसे हैं और टूटते कैसे हैं। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना तो मुझे पहला झटका ये लगा कि जो गवर्नमेंट थी उसका, वो सोशल मीडिया के ऊपर 100 साल पीछे थी हमसे एज अ पार्टी। पीटीआई एज अ पार्टी वी आर वे अहेड ऑफ गवर्नमेंट। फिर आगे मैंने ये डिजिटल मीडिया विंग बनाया, फिर हमने सारा कुछ ये स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए। वो हमारा जो मुद्दा था वो उस वक़्त ये था कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट कर सकें, और हमने बहुत की। और आपको पता है हमने जितनी इफ़ेक्टिवली अपना सारे नैरेटिव्स क्रिएट किए, बनाए, और ये सारे लोग, हम उस वक्त एजेंसीज के भी साथ मिलके काम कर रहे थे जो पाकिस्तान के नैरेटिव्स थे उनके। तो प्रॉब्लम कहाँ आई फवाद भाई, वो बताएं ना। नहीं, प्रॉब्लम तो आई कोई नहीं। प्रॉब्लम तो यहाँ पे चूँकि आर्मी चीफ का ऑफिस इतना तगड़ा है, बाजवा साहब ने सोचा कि मैंने एक एक्सटेंशन ले ली है इनसे, पीटीआई से, तो अगली मैंने नून से लेनी है। तो बस ये प्रॉब्लम है, और तो कुछ नहीं है। बाकी तो वो फैसला कर ले, तो देखिए आपने क्या करना है। अब आपको पीटीआई का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? आपको क्या लग रहा है कि फ्यूचर तो देखें, इलेक्शन जब भी होना है, इमरान खान का इलेक्शन है,
कोई बाहर हो ही नहीं सकता। अगला इलेक्शन तो इमरान खान के नाम के ऊपर लड़ा जाना है और बाकी पार्टियां तो ख़त्म हो गई। इसीलिए तो ये जो खौफ है इस वक्त जो नज़र आ रहा है, वो खौफ क्या है कि इमरान खान विल बी सो पावरफुल एंड इलेक्शंस में वो इतनी बड़ी एक करके आएंगे कि उसको फिर नहीं वो कर। आपकी पार्टी को, यूथ को आपकी पार्टी से एसोसिएट किया जाता है, अगर आपकी पार्टी को दोबारा मौका मिलता है तो आप लोग क्या पॉलिसीज अपनाएंगे यूथ के लिए? आप ऐसा फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान की यूथ का? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो सोसाइटी है ना, वो बहुत तब्दील हुई है। ओके। पहली बार एक रवायती सियासत के बजाय राइट्स की पॉलिटिक्स जो है वो डोमिनेट कर रही है पाकिस्तान को। ठीक है। ये एक बहुत बड़ी चेंज है जो सोसाइटी में आई है। और पाकिस्तान की जो यूथ है, मतलब देखें ना, हम लोग 100 साल से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, कभी सोचे ही नहीं था कि ये औरतों से ज़्यादा वोट मांगने पड़ेंगे, या ये जो बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं वो कहेंगे अबू आपने जिसको मर्ज़ी देनी है दें, हम अपनी वोट खुद देंगे। ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी चेंज है। और अब जो कनेक्ट हैं लोग, देखिए ना, आज जब हम लोग जब बड़े हो रहे थे हमारे पास इंटरनेट तो नहीं था ना, हमारे पास तो नहीं था, ये चीज़ें नहीं थी। अब तो ये लोग कनेक्टेड हैं दुनिया भर से, और दुनिया भर में इतनी रैपिड चेंजेस हैं। आई थिंक क्या होगा ये अभी ये जो सेंसरशिप्स कर रहे हैं आप लोग, ये मैं जिस तरह पहले अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो फ़ौज में, गवर्नमेंट में, यहाँ पे जो लोग हैं ना, उनके पास वो लोग नहीं हैं जो कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ को प्रिडिक्ट कर सकें। लिहाजा उसके नतीजे में इनको नहीं पता कि अगले 2 साल नहीं तो 3 साल में स्टारलिंक जो है वो आपकी जो इंटरनेट है उसको आज़ाद कर देगा सेंसरशिप से। आप नेट पे चले जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा आपको 35 अरब रुपया लगाने का, 40 अरब रुपया लगाने का 2 साल में। तो ये जो यूथ है ये तो अपना रास्ता खुद बनाएगी। आपको यूथ का मतलब फ्यूचर ब्राइट नज़र आ रहा है, ऐसे ही है। और खान साहब को आपको कब तक आते रिहा होते नज़र आ रहे हैं? खान साहब जो हैं, ये प्रेडिक्शन ज़्यादा है वैसे। हाँ, ये अब इस पर क्या कहा जा सकता है, सिंपल बात है ना, या सुलह हो जाए या दबाव बढ़ जाए। सुलह की है कोई कोशिश कर रहे हैं? 100% सुलह होनी चाहिए एस्टैब्लिशमेंट में। मैं तो आपको पता है पहले दिन से, बड़े दिनों से ये बात मैंने कही है कि ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की ज़रूरत है जिसमें सियासी जमातें और एस्टैब्लिशमेंट बैठे। पाकिस्तान के इश्यूज़ इससे बहुत बड़े हैं कि हम अपनी ज़ाती लड़ाइयों में छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है वो आप पहले इस पे खान साहब नहीं मानते थे, क्या अब वो रेडी हो जाएंगे? मान जाएंगे। खान साहब माहौल बनाना होता है। पहले भी क्यों, पहले भी हमने पीपल्स पार्टी नून लीग से मुज़ाकरात किए। आपको याद है जब ये 9 मई से पहले हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे, अब भी होंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग भी तो प्लेयर है ना पॉलिटिकल एरेना में, तो ये तो नहीं हो सकता। देखिए एक तो खान साहब माजी में कहते रहे ना कि सिर्फ आर्मी चीफ से बात होगी, ये पॉलिटिकल पार्टी को ठीक है ना, वो तो एक है ना पॉलिटिकल रेटरिक है ना, वो तो ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली आपने उस वक्त भी बात की थी, अब भी आपको बात करनी पड़ेगी। बात की जरूरत तो है ही नॉन लीग से और पीपल्स पार्टी से ना, जिनको आपने यकीन दिलाना है कि जो आप लोगों ने हमारे साथ किया है हम आपके साथ नहीं करेंगे। तो ये तो उनको वाकई नहीं करेंगे, नहीं है ना, ये सवाल है। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अगर आप इक़्तिदार में आते हैं तो आके पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सिलसिला खत्म नहीं ना होता। हाँ ऐसे ही है, वो चलता रहता है। 90s में यही देखा। 25 करोड़ का मुल्क है, इस मुल्क को ऐसे तो नहीं चलाया जा सकता कि अब मैं आपका बदला लूंगा फिर वो मेरा बदला लेगा फिर वो लेगा, ये तो नहीं हो सकता। बात भाई एक नई लहर आई है, आप कह सकते हैं। एक कुछ सपोर्टर्स हैं जो क्लेम करते हैं कि वो आपकी पार्टी के, कुछ खान साहब के पुराने दोस्त भी हैं, साहबजादा जहांगीर साहब, वो काफ़ी आपकी पार्टी में एडवाइज़र वगैरह भी हैं। बिल्कुल हैं वो। ये काजी फैसल साहब जब गए यहाँ से रिटायरमेंट के बाद, तो हमने देखा कि उनके साथ थोड़ी कोई बदतहजीबी की गई, बदतमीज़ी की गई। एक तो आप इसको, आपको नहीं लगता कि जिस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अगर फ्यूचर में कभी आप जाएंगे तो PMLN के लोग जाकर वैसे आप लोगों को भी तंग कर सकते हैं, तो आपके ख्याल में ये रविश ख़त्म नहीं होनी चाहिए? ख़त्म तो होनी चाहिए, लेकिन आप दीवार से ना लगाएं लोगों को फिर। बट होगा क्या कि जब आप हम जैसे पॉलिटिशियंस को ख़त्म कर देंगे, एरिना से निकाल देंगे, तो ये तो नहीं होना कि पोजीशन ख़त्म हो जानी है। अभी आपको गवर्नर आज लगता नजर आ रहा है KP में? ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी अली अमीन गंडापुर के लिए, बहुत बड़ा लीडर बन जाएगा। उसे तो दुआ करनी चाहिए कि लगा दें। नहीं, लेकिन वो देखें ना, वो आपकी पार्टी के लिए वो निकलते हैं और फिर वो एकदम हम पर लगता है कि वो जो है गायब हो जाते हैं, फिर वो एकदम वो देखिए उनका प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम उनका ये है कि एक तरफ वो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक हो गया, उनकी रिलेशनशिप उन्होंने अपनी रखनी है, उन्होंने अपनी राब्ते भी रखने हैं, उनके साथ बातें भी करनी है। दूसरी तो उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रेशर है। कॉन्स्टिट्यूंसी कहती है हमने तुम्हें वोट सड़कों के लिए तो नहीं दिया, हमने तुम्हें स्कूलों के लिए नहीं दिया, हम तो कहते हैं इमरान खान को निकाल के लाओ। इमरान खान के आप कह रहे हैं वो वोट कहते हैं कि हमने आपको काम करने के लिए नहीं दिया? ना ना ना, कोई ताल्लुक ही नहीं इसका काम से।
ये बड़ा पीटीआई स्टेटमेंट है की फवाद भाई। खैबर पख्तूनख्वा की लोगों ने सिर्फ एक पॉइंट पे वोट दिया है पीटीआई की हुकूमत को, इमरान खान को लेके आओ। इसका मतलब सिर्फ केपी में लोग ये चाहते हैं, ये पूरे पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में तो नहीं हुकूमत आपकी। नहीं, हुकूमत ना होना अलग बात है, वोट तो पीटीआई का ही था ना। पूरे पाकिस्तान के लोग इस वक्त कोई इससे दिलचस्पी नहीं है कि कोई सड़क बन गई है या फलाना हो गया या इकोनॉमी ठीक हो गई या ख़राब हो तो गई। ये आपके ख्याल में एक सही वो है रविश है लोगों की, ऑफ कोर्स, या हम सही रविश है? ऑफ कोर्स, इसलिए कि सबसे पहले राइट्स आते हैं, ठीक फिर है। चीज़ें बाकी जो मटेरियल राइट्स हैं वो बाद में आते हैं। सो द राइट ऑफ चॉइस एंड इंसिस्टिंग दैट जो राइट ऑफ चॉइस है ये होना चाहिए, दिस इज़ डेमोक्रेसी। और ये तो पाकिस्तान की सियासत में आप समझिए कि एक बहुत पॉजिटिव चेंज आई है कि लोग जो है वो नाली गली सड़क की सियासत से ऊपर होके राइट्स की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। फवाद भाई, एक आपकी पार्टी के करीब समझाती थी जो फर्स्ट लेडी थी बुशरा बेगम, उनकी बुशरा बीबी साहिबा की करीबी दोस्त समझाती थी फराह गोगी साहिबा, उनका बड़ा जिक्र था, बड़ा नाम था हर जगह, वही लोग कहते हैं डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर वही हैं। तो वो अब खैर मंजर आम पे नहीं है, लेकिन आपके ख्याल में जो करप्शन के इल्ज़ामात कुछ केसेस से जोड़ा गया है इमरान खान साहब की एहलिया को, क्या उनको वो, क्योंकि वो इमरान खान साहब कहते भी हैं कि वो एक जो है वो मजहबी शख्स है, घरेलू खातून है, तो लेकिन अभी हमें नज़र आ रहा है शायद वो पॉलिटिक्स में इन होने जा रही हैं, तो क्या ऐसा है कोई? अगर नहीं होने जा रही तो उन्हें फ़ौरन इन होना चाहिए। ओके। उसकी वजह यह है कि देखें, इमरान खान की जो रिहाई की तहरीक है वो फैमिली मेम्बर्स ही चला सकते हैं, और हमारे लेकिन उनकी अपनी फैमिली में डिवाइड नज़र आ रही है, उनकी बहन, और लगता है कि जैसे रिफ्ट है उनकी हमशीरा जो है उनके दरमियान नहीं, में। वो तो बुशरा भी इम्पोर्टेंट है ना, बाकी फैमिली का तो उतना नहीं है। इशू ये है कि आप कह रहे हैं बुशरा जब बीबी इंपॉर्टेंट है और इमरान खान साहब की बहन है, वो इमरान खान की बहन इंपॉर्टेंट है, बुशरा बीबी अच्छा, इंपॉर्टेंट है, ये लोग हैं ना वो फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें, इशू ये है कि इमरान खान की रिहाई जो है, लीडर तो इमरान खान है ना, उसके ऊपर तो ज़ाहिर पॉलिटिक्स तो उन्होंने करनी है, लेकिन उनकी रिहाई की तहरीक के लिए बहरहाल इमरान खान की फैमिली से लोग जुड़ेंगे, और ये सब कॉन्टिनेंट की एक पुरानी रवायत रही है। चाहे अगर आप जवाहरलाल नेहरू जब गिरफ़्तार हुए थे तो उनकी वालिदा, उनकी बेगम, उनकी बहन जो थी वो नॉन पॉलिटिकल थी। बहन तो खैर उनकी बाद में पॉलिटिक्स में भी, सरोजिनी नायडू जो है वो बड़ी आगे चली गई, लेकिन उनकी बेगम, उनकी वालिदा नॉन पॉलिटिकल रही सारी उम्र, लेकिन उनको रिहाई के लिए वो सबसे आगे थी। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो हैं वो गए तो फिर नुसरत भुट्टो जो है वो मैदान में उतरी, फिर बेनज़ीर भुट्टो उतरी, फिर नवाज़ शरीफ साहब जब गए तो कुलसूम बीबी ने की, और फिर मरियम नवाज़ ने की। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग जुड़ते हैं उनके फैमिली से जुड़ते हैं। लेकिन आप लोग डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ थे। इट्स नॉट पॉलिटिक्स। आई नो, आई एग्री। वो कैंपेन आप कह रहे हैं, ये तो कैंपेन है कि उनकी रिहाई के लिए। क्या आपकी पार्टी पॉलिसी अभी भी उसके, अगर आप गवर्नमेंट में आते हैं दोबारा, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, खान साहब आज भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं? खान साहब तो खिलाफ है, खान साहब। लेकिन आपकी एज ए पार्टी पोजीशन क्या होगी? पार्टी, आपकी पार्टी की पोजीशन क्या है? पार्टी फिर बनानी पड़ेगी ना। पार्टी में जो हमारा, अगर आप फेलियर कहें तो वो यही है ना कि आप पार्टी की तंजीम नहीं बना सके। और सबसे बड़ी नाकामी जो, अगर आप मुझे कहें एक नाकामी, वो ये नहीं थी कि आपने बुज़दार को लगा दिया या महमूद खान को लगा दिया। सबसे बड़ी नाकामी सही था। मैं तो ज़ाहिर उस वक्त क्रिटिसाइज कर रहा था, आप तो क्रिटिसाइज करना अच्छा नहीं लगता ना, आप तो बंदा क्या पिक करना शुरू हो जाए। बट जो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने, हमने ज़ोर लगा लिया कि ये लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो जाए, लेकिन यहाँ पंजाब में बुज़दार साहब ने, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हाशिम वगैरह, उन्होंने वो होने नहीं दिए। आज वो लोकल गवर्नमेंट, उसके पीछे क्या रीज़न थी और क्यों? अपने इख्तियार नहीं ना को नीचे करने देता। अब आप लोग अगर दोबारा आते हैं इख्तियार में, तो आप लोगों की पहली प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? चंद अगर 5 बात मेरे ख्याल में जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वो लोकल गवर्नमेंट बहाल करनी चाहिए। ठीक हो गया, लोकल गवर्नमेंट आप बहाल करें, और उसके बाद जो है वो दूसरी हमने जो गलती की उस वक़्त, वो हमने जो प्राइवेटाइजेशन में डिले कर दिया, वो पहले 6 महीने में कर देनी चाहिए थी। वो हमने गलती की। प्राइवेटाइजेशन आप करें, और अगर आपने इकोनॉमी को प्राइवेटाइज करते हैं ताकि ये ज़्यादा उस बोझ आप पे ना आए चीज़ों का, और आप ये करें लोकल गवर्नमेंट बहाल करें। इकोनॉमिक रिवाइवल आपको होता नज़र आ रहा है अभी, अगर IMF की शराइत पूरी कर रहे हैं? बाकी पिछले आपके दौर में इल्ज़ाम लगता रहा, कुछ इल्ज़ाम लगाया था इन्होंने PDM गवर्नमेंट ने कि आपके कुछ साबिक 2 जो मिनिस्टर थे, शौकत साहब और आपके KP, IMF को कमज़ोर, वो कोई रिवाइवल नहीं है जी, बेड़ा गर्क हो गया। उसकी वजह ये है कि देखिए, मुझे मौका मिला है कि PTI की गवर्नमेंट, डॉलर अगर आप देखें ना तो एक जगह पे स्टैग्नेंट है काफ़ी देर से, पेट्रोल की कीमत भी कम हुआ है, बड़ा पीछे। बात से एग्री हूँ, लेकिन आप देखें ना कि देखिए, मैं ये 2000 मतलब पहले मुशर्रफ साहब के बाद से मैं ये ब्रीफिंगें देख रहा हूँ इनकी,
ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनकी ब्रीफिंग बिल्कुल एक सुपरफिशियल होती है जिसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता आम आदमी से। मसलन ये आके अभी जो स्टेट बैंक गवर्नर है वो आके वो बता रहा है कि जी वो करंट अकाउंट डेफिसिट ज़ीरो हो गया है। वो आपको ये नहीं बताता कि करंट अकाउंट डेफिसिट इसलिए ज़ीरो हो गया है कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं हो रहा, और रॉ मटेरियल इसलिए इंपोर्ट नहीं हो रहा कि आपकी फैक्ट्रियाँ बंद हैं और सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं। जिस दिन आपके जो कैमरामैन हैं, जिस दिन आपके ड्राइवर जो हैं वो आपको आके कहे ना कि इकॉनमी बेहतर हो रही है, फिर आप समझिए इकॉनमी बेहतर हो रही है। अभी आप चले जाएं बाहर सड़क पे लोगों से पूछें, कोई इसका इम्पैक्ट नहीं है। ये पर एक सुपरफिशियल फिगर्स हैं। $7 बिलियन हमने और ले लिया है। पहले हमारा कर्जा था $60 अरब था, अब 40-45 अरब डॉलर था, वो बढ़ के 50 अरब से ऊपर चला जाएगा और क्या होगा, कुछ भी नहीं। वहाँ पे माजी में आपके लीडर इमरान खान साहब ने वो मौलाना फजल रहमान को बहुत एक वक्त में उनका ताल्लुक अच्छा भी था, बाद में वो उनको मौलाना डीजल और वो हर जलसे में लाजमी उनकी बात आती थी, काफ़ी कुछ पॉलिटिकल स्कोरिंग होती है कि करते थे आप लोग क्रिटिसाइज। लेकिन हमने देखा कि मुस्तकबिल करीब में अभी जब ये अमेंडमेंट वगैरह थी उन्होंने आपको साथ जोड़ा, वो अपोजिशन में आपके साथ रहे, काफ़ी अच्छी आप लोगों की वो भी, फिर मैंने देखा रवैया भी चेंज हुआ, पीटीआई ने भी हाथ आगे बढ़ाया हाथ, और फिर एक जगह तो वो तस्वीर भी वायरल हुई थी जहाँ वो इमामत कर रहे थे और आपकी पार्टी के लीडर्स उनके पीछे नमाज़ पढ़े थे। आपको लग रहा है कि अब ये आज फिर कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मौलाना फजल रहमान साहब ने, और वो कह रहे हैं कि ये तो ऐसे ही है कि ये समझे एक तरह का मार्शल ही है ना, जमहूरी मार्शल को इस तरह बातों ने की। आप एक तो कह देखते हैं, आपको लगता है कि आप उनके साथ मिलकर कोई तहरीक शुरू कर सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट? देखिए पॉलिटिक्स में ना ये तो एक दरिया की तरह है, रोज़ नया पानी आता है, नए हकायक होते हैं, उसके मुताबिक आपकी पॉलिसी बनती है। आपका जो जरदारी और नवाज शरीफ साहब का आपस में ताल्लुक़ था उससे ज़्यादा ख़राब ताल्लुक़ तो कोई नहीं हुआ होगा। वो आप पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स इन क्राइम। तो ये जो ताल्लुक़ है मौलाना फजल रहमान हो, मेरे ख़्याल में तो लेट हो गई है पीटीआई। अगर मैं पीटीआई की डिसीजन मेकिंग में शामिल होता, तो क्यों नहीं है आप, ये भी एक सवाल है। वो तो है नहीं है ना, लेकिन अगर मैं शामिल होता तो मेरा सबसे पहले तो 9 फरवरी को पीटीआई को तहरीक में जाना चाहिए था, जो पीटीआई नहीं गई। उसके बाद देखें आप कोई और तरीका नहीं है फ़ायदा जब तक आप अपोजिशन अलायंस ना बना दें, और मौलाना फजल रहमान इज़ वन। आई रियली थिंक कि जीडीए और जमात इस्लामी को भी इस अलायंस में होना चाहिए। और ये जब 4 पार्टियां, आपके ख्याल में इससे स्टेबिलिटी आएगी मुल्क में? स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इससे पॉलिटिक्स खुलेगी और मजबूर होगी हुकूमत आपसे बात करने के ऊपर, और जब आप इससे एक दफ़ा बात करने के ऊपर आ जाएंगे तो फिर मामला बेहतर हो जाएंगे आपके ख्याल में। तो आपके ख्याल में ग्राउंड में आना चाहिए था, पीटीआई लेट हो गई है, पीटीआई को थोड़ा ये चीज़ जल्दी करनी चाहिए थी। पीटीआई को स्ट्रेटजी बनानी चाहिए थी अलायंस की, जो आपने नहीं बनाई। अब ये बताइए कि अब आप जैसे हैं, बहुत सारे पार्टी के लीडर्स और हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स की हुई है, पॉलिटिक्स जानते हैं, क्या उनका दोबारा कम बैक होगा पार्टी में, या वुकला ही चलाते रहेंगे? और डिसीजन जैसे हम देख रहे हैं अजीबो गरीब, एक दिन कहते हैं कि हम उस कमेटी में होंगे, एक दिन कहते हैं हम जाएंगे नहीं, तो अजीब सी समझ नहीं आ रहा है। उमर अयूब खान साहब जो हैं वो थोड़े पॉलिटिक्स की बैकग्राउंड है कि मतलब इलेक्शन लड़ते रहे, बाकी तो कोई ऐसा लीडर हमें नज़र नहीं आ रहा। तो क्या ये जो आप हैं और दीगर लोग हैं, क्या कोई है इरादा, कोई मतलब पार्टी में कोई ऐसी बातचीत हो रही है कि दोबारा आएँ आप लोग आगे ड्राइविंग सीट में आ जाएँ? 100% पीटीआई तो जो है वो इमरान खान जब बाहर आएंगे, ज़्यादातर लोग ये जो अभी है ना खान साहब के वाकफ़ ही नहीं है ना, वो खान साहब के वाकफ़। हमें तो हालात के जबर के तहत अलहदा किया गया ना, हम लोगों को ठुड्डे मुक्के मार के जेलों में डाल के पेपर रिजेक्ट करके हम लोगों को फारिग किया गया। अब वो 2 साल 2.25 साल एस्टैब्लिशमेंट ने कोशिश की है पीटीआई को ख़त्म करने की, इमरान खान को अल्टरनेटिव नैरेटिव बनाने की, वो उसमें कामयाबी नहीं हो सकी। इमरान खान इज़ एक्चुअली बिगर नाउ पॉलिटिकली, और हम जो सारे लोग हैं हमें नुकसान हुआ है, इमरान खान को तो कोई नुकसान नहीं हुआ पॉलिटिकल सेंस में, नुकसान तो सिर्फ हम लोगों का हुआ है। और जो लोग बाहर चले गए या उनका हो गया, उनको तो बड़ा फ़ायदा हो गया। तो जो लोग यहाँ पे हैं वो लोग फंस गए। और देखें जैसा मैंने आपको पहले कहा, हम लोग बंदूकें तो नहीं उठा सकते ना, या हम तोपों पे बैठ के तो नहीं अपना। गाँव में तो इल्ज़ाम तो यही है कि आप लोगों के बंदों ने किया नहीं, वो तो जिन्होंने एहतजाज किया है या जो भी किया है वो तो अब 2 साल हो गए हैं ना, सामने ले आते, अब तक नहीं हुआ ना कुछ। अब इशू ये है कि अब हमारे ये जो नैरेटिव्स बनाए हैं एस्टैब्लिशमेंट ने वो तो कामयाब नहीं हुए ना। इमरान खान के ख़िलाफ़ नैरेटिव कामयाब नहीं हुआ, ये कामयाब नहीं हुआ। कल्ट नहीं आपके ख्याल में कि जो खान साहब कह देंगे पीटीआई बेसिकली देखें ना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिसको लोग अप्रूव करें दैट
वो डिसअप्रूव कर देना चाहिए बिकॉज वो कल्ट है। नहीं, ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन कल्ट तो है ना, इसको तो आप इंतजार कर सकते हैं। दैट व्हाई इमरान खान इज सो पॉपुलर कि आप उसको कल्ट कह रहे हैं। क्वेश्चन तो ये है ना, बिकॉज इमरान खान का हाथ लोगों की नब्ज पे है। वो बात करता है जो आम आदमी सोचता है। जो बच्चे बाहर बैठे हुए जो आईपैड के ऊपर या क्रिकेट खेल रहे हैं या ग्राउंड में है, जो बात उनके दिल में है वो इमरान खान कर रहा है। नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, मरियम की, बिलावल की तो पॉलिटिक्स ही 80s 90s की है। इनको तो पता ही नहीं क्या जो है। मसलन आप ये देखें ना कि जैसे मरियम नवाज़ जो हैं, अपनी छोटा सा प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर अपनी तस्वीरें टिकटॉक बना रही हैं, कर रही हैं। 2018 के बाद हमने अपनी बिलियंस ऑफ रुपीस की भी कैंपेन अगर की है, सेहत कार्ड की फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक जगह इमरान खान की तस्वीर नहीं है, बिकॉज हम जानते थे इमरान खान से बड़ा भी करते थे ना, इमरान खान से बड़ा नैरेटिव का आदमी तो कोई भी नहीं है ना। सो इमरान खान को हमें पता था कि ये तस्वीर लगाना एक्चुअली नेगेटिव जाता है, इसकी कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं, इन मार्केटिंग सेंस भी इम्पैक्ट नहीं। एक तो पॉलिटिकल सेंस है ना, वो तो आप छोड़े, मार्केटिंग सेंस में भी अच्छा नहीं है। आप अस्पताल सरकारी पैसों से बना रहे हैं, नाम उसका नवाज शरीफ अस्पताल रख दिए, डजंट गो वेल, बिकॉज लोग समझते हैं कि ये तो हमारा राइट है। वो एयरलाइन बनाना चाह रही हैं, आप कैसे देखते हैं? अच्छा है, मेरा ख्याल है वो तो ऐसी गैर संजीदा ही बात की है। मैं इस पे हैरान हूँ। पंजाब एयर को कहते हैं। मैं नवाज शरीफ साहब जैसा आदमी जो 50 साल की पॉलिटिक्स है, उसको ये भी अगर बेसिक चीज़ समझ नहीं आई कि ये जो एयरलाइन है ये हम IMF के प्रोग्राम के कंडीशनैलिटी के तहत बेच रहे हैं। वो कहते हैं खसारे में जाने वाले कारोबार या कोई भी कारोबार हुकूमत नहीं करेगी। आप वफाक से पैसे लेते हैं सूबे, और आप कह रहे हैं हम वफाक से पैसे लेके वफाक ही का जो इदारा है वो हम खरीद ले और हम चला लें। वो एक और बात उन्होंने कर दी, वो कह रहे हैं हम एक नई एयरलाइन बना लेते हैं। आपको उसको कैसे देखते हैं? यहाँ पे जो है वो पैसे नहीं है आपके पास रोटी खाने के, और आप कह रहे हैं आप एयरलाइन बना लेंगे, ऐसी बात है। भाभी बातें की जा रही हैं, लोग कहते भी हैं। मैंने जैसे पहले जहाँ स्टार्ट किया, फैज़ हमीद साहब उनका ट्रायल चल रहा है। आपके ख्याल में अगर वो कोई स्टेटमेंट दे देते हैं या कोई और डीएच कोई सबूत शवाहिद आ जाते हैं, आपको लगता है कि इमरान खान साहब का केसेस जो भी हैं वो मिलिट्री कोर्ट में चलेंगे या नहीं चलेंगे? नहीं, कोई मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान के केसेस जाने का कोई जवाब ही नहीं है। ये जो भी बैठे हुए हैं जज, ये कौन सा मिलिट्री नहीं है, ये भी बेचारे तो पूछ के कर रहे हैं। इनमें और उनमें क्या फ़र्क है? बल्कि अच्छा है, चलो कर्नल का लेवल तो होगा ना, इन बेचारों का तो वो लेवल भी नहीं। अभी जैसे मीनुद्दीन अगर वो बन जाते हैं बेंच के सरबराह, तो आपकी पार्टी का क्या उस पर स्टैंस होगा? पार्टी का स्टैंस तो नहीं है, जो आपका अपना क्या मेरा होगा? ये ख्याल है कि आप वकील भी देखिए, ये वैसे ही एक बेहुदा किस्म का स्ट्रक्चर आपने बना दिया जिसका ना सर है ना पैर है। आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उसके साथ आपने एक पैरेलल चीफ जस्टिस और बना दिया है। एक बेंच ये है, एक बेंच आप और बना रहे हैं। किसी को समझ ही नहीं आएगी कि जाना किधर है, करना क्या है। सुप्रीम कोर्ट में कौन सा, अब आपकी तनख्वाह है, उसके ऊपर टैक्स है। अब वो जो टैक्स है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू भी है, वो स्टैट्यूटरी इशू भी है, तो मैं कैसे उसको डिस्टिंग्विश करूंगा? तो फिर आप बिलावल से एग्री करते हो, कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से ज़्यादा होने चाहिए, वो सही था? होनी ही नहीं चाहिए। बिलावल भुट्टो तो बेसिकली जरदारी साहब की जो इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया ये है कि बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी पाकिस्तान को कन्फेडरेशन की तरफ ले जा रहे हैं। इन्होंने पहले 18वीं आईनी तरमीम में बेड़ा गर्क कर दिया फेडरेशन का। हर आदमी अब सिंधी पहले है, पंजाबी पहले है, बलोची के पख्तूनख्वा का पहले है, पाकिस्तानी बाद में, क्योंकि आपने सारा फेडरेशन का स्ट्रक्चर तबाह बर्बाद कर दिया 18वीं तरमीम में। अब आप उसको एक स्टेप और आगे जाके कंसोलिडेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आईनी बेंचेस हम बनाएंगे। मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट दुनिया में एक मिसाल दे दें मुझे किसी सुप्रीम कोर्ट की जो कि सूबाई बुनियादों पे बनी हो, कि ये 2 जज सूबे से इस तरह होता है। क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? सुप्रीम कोर्ट मेरिट बेस्ड होनी चाहिए। ओके, और मेरिट बेस के ऊपर जो है वो जजेस आने चाहिए। जो अपॉइंटमेंट कहाँ, वो उसके प्रोसीजर पे बात कर लेते हैं। आपके ख्याल में कौन होना चाहिए? जो 18वीं आईनी तरमीम में अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर दिया गया था वो बेस्ट था, ठीक है, वो बहुत बेहतर था, जहाँ पे जुडिशरी को और एग्जीक्यूटिव को बराबर किया गया था। इफ्तिखार चौधरी ने आके बेड़ा गर्क कर दिया। उसने अपनी पसंद के जज लगाने के लिए जो एग्जीक्यूटिव था उसको बिल्कुल आउट कर दिया, और जजों ने अपने चैम्बर के लोग लगाने शुरू कर दिए। सही बात। अब इन्होंने आके 26वीं आईनी तरमीम में उससे भी बुरा हाल कर दिया। इन्होंने एग्जीक्यूटिव को सब कुछ दे दिया है, जज फारिग हो गए, बैलेंस ही खत्म। बिलावल साहब क्लेम करते हैं कि वो बहुत सारे मुल्कों में ऐसे ही हो रहा है। बिलावल साहब को क्या पता जुडिशरी का? हाँ, बिलावल साहब को ना किसी ने बताया है ना सुना है। जिस जो ये कह दे कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको बंदा क्या उनके साथ बैठ के बंदा बहस करे।
देखिए वो जुडिशरी में इंडिया में कमीशन बनाता है, यूके में कमीशन बनाता है, अमेरिका में सेनेट नॉमिनेट करती है, वो लंबा उनका प्रोसेस है, जर्मनी में जुडिशल कमीशन है। कहीं पर भी वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार है कि मेरे फैसले होंगे और मैं अपनी मर्जी के बेंच और जज बना दूंगा। इनको बेसिक सेपरेशन प्रिंसिपल ही नहीं पता। सही। तो भाई ये बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया, आपका स्टैंस आ गया। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि आपको ये पार्लियामेंट जो है, जिसको वैसे कुछ लोग आपको जिसको फॉर्म 47 के कहते हैं, लेकिन आपके लोग उसमें बैठे हुए भी हैं, मतलब जा रहे हैं, तो बैठे हैं, अभी क्या करें? आपके ख्याल में आप लोग ये पार्लियामेंट के अंदर ही अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे या आप कोई जैसे पहले इस्तीफों की बातें की थी आपने? इस तरह मैंने कहा आपको कि मंसूर साहब को और मुनीब साहब को हरगिज़ इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, इसलिए फ़िलहाल इनको भी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस्तीफ़ा तो देंगे। जो ही पार्लियामेंट में इमरान खान की पॉलिटिक्स कंसोलिडेट हो जाएगी, वो बाहर आएंगे, नए इलेक्शन की तरफ आपने जाना है, तो नए इलेक्शन के लिए इस्तीफा। अच्छा, मैं अभी कुछ अंदर ही खबरें कुछ डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। बातें हो रही हैं, चहमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद शहबाज शरीफ साहब, गवर्नमेंट यही रहेगी, शहबाज शरीफ साहब शायद जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। इसमें बिलावल साहब का नाम आ रहा है, एक दो नाम और आ रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। आपको लगता है कोई ऐसी विद इन द गवर्नमेंट चेंज? अगर शहबाज शरीफ साहब ने, टू बी फेयर विद बिलावल साहब, जो शहबाज शरीफ साहब ने लेटने का रिकॉर्ड कायम किया है, बिलावल चाह के भी इस हद तक नहीं जा सकते। अच्छा, ठीक होगा। आप आई नो बिलावल, ये बिल्कुल सही बात, वो कभी भी दरवाज़ा खोल के ये नहीं करेगा सर थैंक यू वेरी मच आप आए। बिलावल का ये मिजाज नहीं है, वो तो है मतलब बेनज़ीर, जब कुछ भी है, जितना भी लेट गया फिर भी बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है, शहबाज शरीफ तो नहीं बन सकता। आपको PMLN के अंदर नजर आता है हमजा शहबाज शरीफ होते थे? हाँ, आपको याद है पंजाब में वज़ीर आला है, वो तो बिल्कुल ही बेचारे करते थे। वो कहाँ है आप? बस वो उनका लगता है कोई वाइफ खानदान की, ये तो मरियम और शहबाज शरीफ साहब को उन्हें। इफ़ यू आस्क मी बिटवीन मरियम एंड हमजा, हाँ, मेरे ख्याल में हमजा का चांस ज़्यादा फ्यूचर में। हाँ, उसकी वजह है क्योंकि मरियम नवाज़ जो है वो चीफ मिनिस्टर जब से बनी है तो उन्होंने यहाँ पे बेगमात की हुकूमत बना दी है। जी। मतलब मरियम औरंगज़ेब हैं, उज़्मा हैं, हिना बेचारी पता नहीं पीछे नजर आ रही है, ओहदा दे दिया, ओहदा तो दे दिया, वो पीछे है, वो वाली बात नहीं है। हाँ, उज़्मा उससे आगे निकल गई है वैसे समहाउ, बट एनीवेज मतलब मेरा तो पर्सनल, मेरा बड़ा एहतराम है, बड़ी मेरी दोस्ती है सबसे। बट टू बी फेयर विद एक और भी सानिया होती थी उनके साथ ना, वो हाँ, अच्छा नहीं, वो मैं मरियम बीबी को और इनको तो नहीं जानता है, मैं नहीं मिला हुआ। बट अच्छा, अब ये जो इशू है कि अब देखिए ना, अब इलेक्टेड लोग किधर है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। सीनियर मिनिस्टर जो है वो PMLN की वो रिजर्व सीट पे हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रिजर्व सीट पे, ये एक क्वेश्चन है अभी। सवाल है क्यों पॉलिटिक्स में अब ये चेंज क्यों है? ख़वातीन जीत के क्यों नहीं आ पाती हैं, या आप लोग टिकट नहीं देते क्या? जैसे रिजर्व सीटों में नाम होता है? नहीं, अब तो अगरचे ख़वातीन के लिए बड़ा ओपन है, और अगर कोई संजीदा क्योंकि देखें ना, लोग जो है ना ज़्यादातर इसलिए नहीं जीते, मैं आपको बताऊँ, लोग समझते हैं कि ये 6 महीने 8 महीने की बात है और हम आ जाएंगे, इस तरह नहीं होता ना, ये तो इमरान खान के कल्ट पे आ जाए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ज़रताज से ज़्यादा मेहनती पॉलिटिशियन नहीं देखा। ठीक है, ज़रताज जब मिनिस्टर थी, सवाल नहीं पैदा, मेरा हल्का 1.5 घंटे दूर था, मैं हफ्ता मिस भी कर जाता था, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर में आपको पता है बड़ी मुसीबत होती है, आपको हर वक्त कहीं ना कहीं लगा रहता है। बट मैं एक हफ्ता मैंने नहीं देखा ज़रताज को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में मिस करते। वो सैटरडे संडे को ज़रताज अपने DG खान में होती ही होती थी, और DG खान देखें कितना दूर है। बड़ी इस तरह की जो मेहनती लोग होते हैं ना, और कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिशियन आमतौर पे आप देखेंगे बड़े मेहनती होते हैं, जाना, फातिहा पढ़नी, लोगों के साथ एक ज़ाती ताल्लुक़ रखना, बनाना बड़ा मुश्किल काम है। जो ज़्यादातर लोग जो मीडिया पे या इधर उधर जो है वो समझते हैं ना कि हम आ जाएंगे और कर लेंगे 6-8 महीने में, ज़्यादा फेलियर वहाँ पे होता है। ये औरतों का भी ये प्रॉब्लम है, जहाँ पे अगर औरतें, इसके लिए देखें ना, एक आपको इतने बड़े हलके हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा हलका जो है वो 127 किलोमीटर के ऊपर है। ओके, ठीक है, राइट लेफ्ट के लोगों को अपना नाम बताना ही कि मैं मोहम्मद सैन हूँ, एक कम से कम 3-4 साल का प्रोसेस है ना, आपको एक लंबी गेम खेलनी होती है। ऐसे ही। तो अब ये बताइएगा कि आपको पंजाब की बात भी हो गई, आपको यहाँ पे मरियम कब से ज़्यादा फ्यूचर आपको? हमजा, क्योंकि हमजा के साथ इलेक्टेड लोग इन टच है, मतलब ग्रास रूट पे थोड़ा, क्योंकि मैं जानता हूँ नून लीग के जो इलेक्टेबल्स हैं, इलेक्टेड लोग जो हैं, काफ़ी सारे मेरी पर्सनल दोस्तियाँ भी हैं, लोगों से मिलता जुलता भी रहता हूँ।
they are very unhappy with Maryam Nawaz, and they feel that Hamza has more capability and capacity to have relationship. ठीक है, आपको जो है ये अगर तहरीक शुरू करते हैं, आपको लगता है कि तहरीक अगर वो फैमिली से शुरू होती है तो कब तक कोई एक्सपेक्टेड कोई ये PTI, ये यहाँ पे नेशनल असम्बली में भी, और अगर KP से कैसे निकलते हैं आप लोग? पाकिस्तान तो राइप है, पाकिस्तान तहरीक के लिए तो राइप है। द ओनली प्रॉब्लम इज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और इसीलिए मैं ये नहीं, अभी हम देखा अगर वो इस्लामाबाद आप लोग आए थे SCO समिट से पहले, तो KP से कैसे लोग आए? बाकी सूबों से तो नहीं लोग आए निकल सकते। KP से तो लोग पहुंच ही नहीं सके, पिंडी से लोग आए थे ज़्यादातर। हाँ, ठीक है। लेकिन असल इशू ये है कि देखें, प्रॉब्लम ये है कि लोग तो इमरान खान के साथ हैं, लोग तो 100% इमरान खान के साथ हैं, लेकिन देखें PTI के पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है लोगों को, ये पंजाब को फॉर एग्जांपल इसका ये लॉक खोलने की। इसके लिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि जब तक आपको मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी साथ नहीं मिलते, तो जो तंजीम है वो उनके पास है, लोग आपके पास हैं, इसलिए इकट्ठा होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो ज़ैन कुरैशी साहब का एक स्कैंडल बड़ा बना था कि जी जब बोर्ड में दिन वो आपने ट्वीट भी की थी, उनकी जो वाइफ है वो थोड़ी देर के लिए लापता हो गई थी, फिर वो आ गई घर अपने। कुछ बातें हुई PTI की तरफ से भी, लोगों ने भी उनको क्रिटिसाइज़ बहुत किया सोशल मीडिया पे कि जी जैसे ज़ैन कुरैशी साहब जो है वो गद्दार। काफ़ी लोगों की तस्वीरें निकाल दी गई कि जी इन्होंने वोट दिया, उनमें काफ़ी सारे लोगों की स्टेटमेंट्स आ गई कि नहीं जी हम पार्टी के साथ ही खड़े। आपको लगता है अगर मुश्किल वक्त फेस भी किया है, पार्टी से खड़े रहे हैं, एक तो आपका क्या स्टैंड है? क्या ज़ैन कुरैशी साहब जो आपको लगता है पार्टी छोड़ रहे हैं या शामिल कैसे, ऐसा लग रहा है कोई है बात ऐसी? बिल्कुल एक यूजलेस और अनफॉर्चुनेट है PTI में कि जो आदमी भी मुश्किल में होता है पार्टी उसके साथ खड़ी नहीं हुई। स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी स्टार्ट मेरे साथ जो हुआ कोई पार्टी खड़ी नहीं हुई, हम अकेले होते हैं, बस फैमिली होती है। जो ये MNAs हैं, मुझे ज़ाती तौर पे पता है इनके साथ क्या क्या हुआ, पार्टी कोई खड़ी नहीं हुई। और पार्टी अवाम ही है ना फवाद भाई? नहीं, पार्टी के जो लीडरशिप है जब वो खड़ी होगी तो अवाम साथ आएंगे ना। ये जो सारे लोग जेलों में थे, जेलों में हैं, अब आप मुझे बताइए 26वीं आईनी तरमीम हुई है, फ़र्ज़ नहीं बनता था कि जाके शाह महमूद कुरैशी को, ये फजल रहमान साहब के साथ बात कर रहे थे, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि हमें इमरान खान से बातचीत की ज़रूरत है, उससे पहले ये नहीं बनता था कि पार्टी कहे कि जी हमें इजाज़ चौधरी साहब का इनपुट चाहिए, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर हमें लेके दें, महमूद रशीद साहब से हमने बात करनी है, उमर चीमा से बात करनी है, यास्मीन से बात करनी है, और शाह महमूद कुरैशी साहब से बात करनी है। जब पार्टी के लोग जो हैं अपने लोगों के लिए, आप मुझे बताएं एक तारीख के ऊपर इन लोगों के ऊपर जो है कोई आपको पार्टी प्रेजेंस नज़र आती है? तो जब पार्टी ही किसी के साथ खड़ी नहीं हो रही, अपने लोगों को मुश्किल में छोड़ के आप हंस रहे हैं और आप सिर्फ यही कह रहे हैं कि ना आप ज़बरदस्त, ये भी गद्दार है वो, क्योंकि इम्प्रेशन एक ये है ना, दो तरीके होते हैं ना। एक तरीका ये होता है कि आप अपनी एबिलिटी के ऊपर आते हैं, एक तरीका होता है कि बाकी मर जाएंगे ना फिर मैं इंपॉर्टेंट हो जाऊँगा। तो सारे लोग जो लगे हुए हैं ना इस वक्त, स्पेशली ये जो नौ भारत हैं हमारे, जो जिनका सिर्फ ये है कि उनके ट्विटर उनके पास एक उनकी ज़िंदगी की एक कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट बना लिया, उनको लगता है कि सारे मर जाएंगे ना फिर हम इम्पोर्टेंट होंगे। इस तरह से नहीं होता। एक शेर अफजल मरवा साहब से उनकी बड़ी राइज आई, लोग उनको पसंद करने लगे, फिर एकदम में खुडे लाइन हो गए। वो एक वर्ड यूज़ करते थे, वो खुद भी वही हो गए। तो उसकी क्या वजह आपको नजर आती है? वो भी ऐसे वैक्यूम में आए हैं ना। मैंने बड़ा पहले भी कहा था, शुरू में जब वो अरूज पे थे, मैंने कहा इनकी पॉलिटिक्स 6 महीने की है, तो वही है। लेकिन यहाँ पे एक बड़े लॉयर हैं सलमान अकरम राजा साहब, बड़ा नाम है, बड़े वकील हैं। ये सलमान राजा साहब है। इनकी एक बड़ा सवाल है भाई, आप लोगों के बाकी लोग गिरफ्तार हुए, आप भी जेल में गए, आपके बहुत दीगर लोगों ने भी गिरफ्तारियाँ दी, सब कुछ हुआ। इलेक्शन एक तो जिनको लड़ने की इजाज़त थी, आपको याद है इलेक्शन के दिनों में ना ये बातें थी कि PTI के बैनर नहीं लग पा रहे, ठीक है। सलमान अकरम राजा साहब के बैनर पे मैंने खान साहब की तस्वीर लगी देखी, वो बैनर क्योंकि मेरा हल्का वही था। और ये अगर आप ये चाइना चौक वाली साइड से गुजरे ना, मेन राउंड अबाउट के ऊपर उनके बैनर लगे थे, इसमें तस्वीर थी। उनकी गिरफ्तारी होती है तो उनकी कितनी जल्दी रिहाई भी हो जाती है, तो कोई ख़ास वजूहात हैं वो प्यारे? देखिए, सलमान राजा हो या बाकी सारी लीडरशिप हो, क्रिटिसिज्म तो मेरा इनके ऊपर बहुत है, ठीक हो गया। लेकिन अब मुझे खान साहब का कोई 3 दफ़ा लेदर नहीं करना तो पास आ जाओ, फिर अब मैं नहीं कर पा रहा, ठीक हो गया। 12 जब खान साहब पाबंदी हटा देंगे तो फिर कर लेंगे। आप खान साहब खड़े हुए, आपको खान साहब से कोई गिला है? खान साहब से है? नहीं, कोई गिला नहीं। खान साहब ने मेहरबानी की हमेशा, हम तो बड़ी उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। जो गिला होगा भी वो हम प्राइवेट ठीक है, हम सही बनता भी यही है, ताल्लुक होता है बंदा गिला। अच्छा, लेकिन आपकी पार्टी के लीडरशिप्स में किसी पे है इतराज़ जिसने साथ ना दिया हो, बल्कि
आपको लगता होगा कोई मुखबिर शुक्र कर दिया? नहीं, मुखबिरी किसने करने दी, पर साथ तो किसने नहीं दिया, नहीं दिया, किसने दिया? सारे लोग खामोश बैठे थे। आपको जेल में हमने देखा 7 महीने जेल में रहे हैं, किसी ने फ़ोन करके भी नहीं पूछा कि भाई आप लोग जो है वो खैरियत के हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम। बहुत सारे जो पर्सनल दोस्त थे ना, उन्होंने तो खैर राब्ता भी किया अपना, मेरी बीवी से भी, बच्चों से को भी पूछा, और बहुत सारे पर्सनल दोस्त जो थे, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि वरना मुश्किल में कोई नहीं खड़ा होता। बट आई एम सो ग्रेटफुल टू माई पर्सनल फ्रेंड कि वो खड़े हुए। बट ऐसा अगर आप कहें कि पार्टी लेवल के ऊपर किसी ने पूछा भी हो कि क्या है क्या नहीं, वो नहीं। क्या इमरान खान साहब जो है वो लोग वैसे स्टेटमेंट सुनते हैं कि खान जो है वो जेल से बैठ के रूल कर रहा है, और देखें जी खान ने कैसी सबको घुमा दिया, सब लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं, खान ने इतना ज़बरदस्त दिमाग है, पॉलिटिक्स कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि वो जेल से बैठ के रूल करना चाहेंगे और वाकई बाहर आना चाहते हैं? क्यों नहीं, इमरान खान को माफिया तो नहीं चला रहे ना, पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, उन्हें बाहर आना है, वज़ीर आज़म बनना है, बाहर ही आना चाहते हैं। वैसे आपकी पार्टी तो अभी तक उनको प्राइम मिनिस्टर कहती है, वो मैं उमर बिल्कुल खान साहब सुन रहा था, वो असेंबली के फ्लोर पे भी कह रहे थे। बिल्कुल कहना भी चाहिए, क्योंकि ही हैज़ बीन रिमूव्ड इलीगली। नहीं, लेकिन वो जो आइन में तरीका लिखा है फवाद भाई, उसी से निकाला है। आइन के तरीका होता है कि फ़ोन करेंगे, आप बाहर आ जाए, एमकेएम वालों से पूछ लेना कितना का आइन फॉलो हुआ, आपके तो दोस्त हैं सारे। अच्छा, ये फवाद भाई बिल्कुल सही, आप भी मेरे दोस्त हैं, वो भी मेरे दोस्त हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, वो साइफर का एक किया, फिर वो उस पर काफ़ी प्रोपेगेंडा भी हुआ, फिर वो तो वीडियो आपकी हुई, वो उमर टीमा साहब आपके लीडर की 2-4 जो थे वो बात भी कर रहे थे कि इस पे खान साहब भी कह रहे थे कैसे खेलना है। फिर एक तो वो तो आप रिपब्लिकन्स भी कह रहे हैं कि बाइडेन ने किया था। आपके ख्याल में जी मौलाना फजल रहमान साहब पहले 26 में इंटरव्यू साथ थे, लेकिन अभी कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी धुआंधार की है, और उसमें वो आपको लगता है कि अब वो नजर आ रहा है कि वो शायद बैकफुट पे जा रहे हैं, आपको लगता है फ्यूचर में दोबारा वो आपके साथ अपोजिशन के साथ हाथ जोड़ के चलेंगे? मौलाना फजल रहमान ने तो 26वीं तरमीम भी बड़ी आई मस्ट से कलमंदी से उन्होंने जो ओरिजिनल ड्राफ्ट है उसको डिफीट कराया, हाँ, उसमें चेंजेस कराई हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स जो है वो की है। उसमें आपकी सारी चेंजेस भी इनकॉर्पोरेट हुई हैं, वो क्लेम ये करते हैं वहाँ साहब। नहीं डेफिनेटली, और उसमें जो चीज़ें उन्होंने की हैं उसका बड़ा मैं समझता हूँ कि फ़ायदा हुआ, और मेरा नहीं ख्याल था इसमें आनी तरमीम की अब की ज़रूरत है या को वो लाएंगे भी। वो आपके पुराने दोस्त हैं ना, आपने उनसे पूछना है, वो उनको पता होता है। किनको? फैसल वाडा साहब को। हाँ, फैसल वाडा साहब, मैंने कहा आप आज़म नज़ीर तारड़ साहब को कह रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं। नहीं, अलीम खान साहब के हवाले से आपकी स्टेटमेंट आई है कि बुज़दार साहब की जगह आप लोग अलीम खान वाला, कि आप बुज़दार साहब को क्रिटिसाइज़ करते रहे माजी में, कि अगर उनको लगाते तो ये जो है शायद पंजाब और टुकड़े में हो जाता। क्या आप और मज़ीद सूबों के हक बनाने के हक में नहीं है पाकिस्तान? और कोई हल ही नहीं है कि अगर नए सूबे ना बने। ओके फाइन, सूबे बनने ही बनने चाहिए, और अगर आप सूबे नहीं तोड़ना चाहते, जो जरदारी साहब का और बिलावल साहब चाहते हैं कि पता नहीं सिंध जो है वो इनकी कोई 700 साल से उनकी बादशाहत है तो उन्हीं की कंटिन्यू होनी चाहिए, और वो ऐसे जो है वो बने। लेकिन हरा तो नहीं पा रहे कोई भी उनको जी, हरा तो नहीं पा रहा। नहीं तो अगर किसी को खड़ा ही नहीं होने देना, उठा के दरिया में डाल देना है। बंदे 6 तो साफ़ी मर गए इस साल, कहाँ कौन खड़ा होगा? असल में इशू ये है कि मेरी नज़र में आपने अगर और कुछ नहीं करना तो आप ये करते हैं कि आप सूबे बरकरार रख लें, गवर्नर वहाँ पे रख दें, और एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात जो है, चीफ मिनिस्टर जो है ना, आप प्रोविंशियल असम्बली ख़त्म कर दें, आप डिवीज़नल असम्बलीज बना दें, ताकि आपके इख्तियारात जो है वो नीचे चले जाएँ। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।